अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 7B के साथ हाजिर हैं। ये लेक्चर नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिराइव किया जाता है। एब्सोल्यूट gravitational potential energy हम define यूं करते हैं the amount of the work done on an object of a mass m in moving it from a point where the force of gravity is 0 to a given point। यानी कि कैसे लोकेशन से हम पॉइंट को मूव करना स्टार्ट करते हैं जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो और वहां से लेकर हम किसी डिफाइंड पॉइंट पर लेके आते हैं। इस दौरान जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो उस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर हम अपने केस की बात करें तो जमीन के हवाले से बात करें तो वी हैव टू सच रेफरेंस पॉइंट्स वेयर force of earth gravity is 0. These points are point at the infinite distance from the earth and at the center of the earth. इन ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो 0 हो सकती है। एक ऐसा पॉइंट जो जमीन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो और दूसरा जमीन के सेंटर में। दोनों पे ग्रेविटी की फोर्स के 0 होने के असबाब या वजूहात मुख्तलिफ हैं, टोटली डिफरेंट है। इसमें जो की पॉइंट हमने याद रखने हैं वो ये हैं कि फोर्स वेरिएबल होती है। स्मॉल डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हो, स्मॉल हाइट्स हो तो फोर्स कांस्टेंट कर सकते हैं, अदरवाइज फोर्स इज अ वेरिएबल। जो हम डिस्टेंस चेंज करेंगे फोर्स वेरी करती जाएगी। सेकंड, जिस पॉइंट पे हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है वो पॉइंट लाइज बिटवीन, ऐसे लोकेशन पे लाइज करता है जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। इस डेरिवेशन का हमें बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन हम कहते हैं फोर्स इनटू टास्क डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो बहुत जल्दी आप दोबारा तफसील के साथ पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर पर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला ये है F G इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, G इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और जो स्मॉल m है दैट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हमें मूव करना है, और r क्या है, जमीन के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां तक हमने ऑब्जेक्ट को मूव करना है। Since force of gravity is not constant as we move from position number 1 to 2, तो इस वक्त हमारे पास फिर क्या ऑप्शन मिल सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हम पोजीशन नंबर 1 और 2 के दरमियान जो फोर्स का एवरेज है वो लेकर इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके वर्क मालूम कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो फोर्स का जो हम एवरेज मालूम करेंगे, एवरेज किस तरह मालूम करेंगे, F1 और F2 को सम करके 2 को डिवाइड करना, हमें फोर्स का एवरेज मिल जाएगा। और डेल आर जो है डिफरेंस बिटवीन पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन 1 है। फोर्स एवरेज हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू हम पोजीशन 1 पे मालूम करें, फिर 2 पे मालूम करें, दोनों का एवरेज कर लें, या अल्टरनेटली हम पोजीशन नंबर 1 और 2 के एवरेज मालूम कर लें और फिर इस पोजीशन पर फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम कर लें। ये कंडीशन उस वक्त वैलिड होगी कि जब फोर्स यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो। तो हम ये सेकंड रूट इस्तेमाल करते हैं, एज्यूमिंग कि फोर्स इज वेरिंग, जैसे कि होता है आपने फार्मूले में पढ़ेंगे बाद में दोबारा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो हम ये सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, आर एवरेज हम मालूम करेंगे और इस आर एवरेज में एवरेज पॉइंट पर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, तो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा ये चीज। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये चेंज इन पोजीशन जो है R1 और R2 की पोजीशन जो डिफरेंस है वो डेल R से रिप्रेजेंट हो रहा है, और हम यहाँ पे ये कंडीशन इस्तेमाल करें कि डेल R इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि हम इसको इतना स्मॉल करते हैं कि जिस भी यूनिट में हम ये R1 और R2 को मेजर करेंगे इसके 10% या उससे कम के साइज के होने चाहिए। इस इक्वेशन को
तरतीब कर लें, R2 की वैल्यू हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, डेल R प्लस R1 हो जाएगा। और R एवरेज वाले जो फार्मूला है इसमें R2 की वैल्यू इंसर्ट करें और कैलकुलेशन करें तो हम R एवरेज की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। इस R एवरेज की वैल्यू हमें स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइडों को हम स्क्वायर करते हैं। यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म इंटू a और b के वाली टर्म बनेगी। तो यहाँ डेल R इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो इसका स्क्वायर मजीद स्मॉल हो जाएगा, लिहाजा हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। और इसको इग्नोर करने पर हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो ये बचेगी। यहाँ पे डेल R की वैल्यू दोबारा से री इंसर्ट करते हैं और R1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टर्म जो है R1 R2 हो जाएगी और माइनस R1 स्क्वायर ये वाली टर्म, और ये अपोजिट हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक दूसरे कैंसिल कर लेंगे, तो R स्क्वायर के एवरेज की वैल्यू हमारे पास R1 R2 के बराबर हो जाएगी। तो वर्क डन की जो वैल्यू बनेगी इस फार्मूले के मुताबिक वो ये बनेगी। इसका से नौ तरतीब दें तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 होल मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म के बराबर होगा। यानी पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक जाने के लिए जो हमने वर्क डन किया है वो इसके बराबर होगी। इसी तरह हम पोजीशन नंबर 2 से पोजीशन नंबर 3 पर जाना चाहते हैं, तो इस तरह जो वर्क डन होगा वो R2 से R3 के रेसिप्रोकल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। और इस 3 से 4 तक हम जाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा। इसी तरह हम कंटिन्यू करें तो n-1 से हम n तक जाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा, n-1 और R1/Rn के बराबर हो जाएगा। अब हम अगर पोजीशन R1 से Rn तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करना चाहिए, सॉरी यहाँ तक का जो वर्क डन हम वो मालूम करना चाहते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? तमाम सेगमेंट जो वर्क थे R1 to R2, R2 to R3, R3 to R2, इन सब का हम सम अप करेंगे। इसके सम अप करने से हमें कुछ इस किस्म का रिलेशनशिप मिल जाएगा। दरमियान में 2-3 स्टेप हैं, आपको ट्राई करके देखें, बहुत आसान से। उसके नतीजे में हमें ये रिलेशनशिप मिल जाएगी। इसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, बाकी जो टर्म्स हैं इन बिटवीन वो सारी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि 1/R टर्म को देखें यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इसे 1/3 कैंसिल करेगी, तो ये जो दरमियान वाली टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट और फाइनल बच जाएंगी। यानी वर्क डन फ्रॉम मूविंग टू R1 टू Rn इस फार्मूले से हमें मिलेगा। अब इसके सबसे ट्रिकी पार्ट आता है। ट्रिकी पार्ट ये आता है कि इमेजिन करें कि हम R1 से हमारा कर्सर हम R1 से स्टार्ट करने के बजाय R से स्टार्ट करते हैं और Rn पे खत्म करने के बजाय हम R इंफिनिटी पे खत्म करते हैं, तो वर्क डन इस दौरान क्या हो जाएगा? 1/R से माइनस 1/R इंफिनिटी हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा उलट कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने R पोजीशन से स्टार्ट करके R इंफिनिटी तक हमने ऑब्जेक्ट को लेके गए, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को R इंफिनिटी पे रखा हुआ था, वहां से हम पोजीशन R पे लेके आए हैं। तो इस वक्त फिर जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, फर्स्ट टर्म 1/R इंफिनिटी हो जाएगी और सेकंड टर्म जो है वो 1/R हो जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला था ये थोड़ा सा उलट हो गया, क्योंकि हम यहाँ से R से स्टार्ट करके R इंफिनिटी गए थे, यहाँ से हम इंफिनिटी से स्टार्ट करके R पे आए हैं। ये हमने इसलिए स्टेप लिया है कि हमें इसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के मुताबिक इसे इस्तेमाल करना होगा। हमें ये पता है कि R इंफिनिटी जो होता है 1/R इंफिनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए जो वर्क डन जो है वो ये टर्म अगर 0 हो जाएगी तो ये नेगेटिव 1/R के बराबर हो जाएगा, तो वर्क डन नेगेटिव Gm स्मॉल m 1/R के बराबर हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वो वर्क डन जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो हमारे इस डेफिनेशन के मुताबिक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बन गया। ये हमारे पास वो फार्मूला है जो हमें किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसमें G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ है और छोटा m जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं उसका मास है, और R सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है इसको आपको
पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया, ये क्वेश्चन है तो ग्रुप में